नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले आप सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे को मेरी पहली वीडियो में मेरी उम्मीद से ज़्यादा प्यार दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा आप सबका। धन्यवाद। तो आज का टॉपिक है हमारा गवर्नर। आप सभी को पता होगा कि हर एक स्टेट में हमारे राष्ट्रपति साहब गवर्नर मतलब राज्यपाल, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। यानी कि हर एक स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट हमें थोड़ा सा गवर्नर के बारे में नॉलेज हो सके। तो अगर हम कुछ भी टॉपिक पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले कि भी किसी भी टॉपिक को पढ़ना अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करते हैं, क्योंकि वही हमारे पास एक अल्टीमेट सोर्स है किसी भी पोस्ट को समझने के लिए। तो गवर्नर के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 153। अगर गवर्नर की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इस आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, गवर्नर फॉर ईच स्टेट। बट अभी हमने देखा कि पहले क्या होता था कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होता था, मीन्स एक गवर्नर एक स्टेट के लिए कंपलसरी था। बट 1956 यानी कि 1956 में एक संशोधन किया गया हमारे संविधान के अंदर, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। उसमें क्या किया कि इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उन्होंने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को और एक क्लॉज ऐड कर दिया कि गवर्नर साहब हर एक स्टेट में तो होते हैं, बट अगर किसी स्टेट में गवर्नर ना हो या कुछ समस्या आ जाए तो जैसे कि एक गवर्नर को 2 स्टेट भी संभालने को दिया जा सकता है या मोर देन 2, यानी कि 2 और मोर स्टेट्स कैन बी गिवन टू 1 गवर्नर। तो ये था हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत एक गवर्नर को 2 स्टेट्स में अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब एक ही गवर्नर की जिम्मेदारी होती थी 2 स्टेट्स को संभालना। और गवर्नर, जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में समझा था, ऐसे गवर्नर भी नॉमिनल हेड कहते हैं इसको भी, एक हेड एग्जीक्यूटिव होता है ये पूरे स्टेट का। तो इसकी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स दे रखी हैं कि दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट वेस्टेड इन द गवर्नर हु शैल एक्सरसाइज हिम डायरेक्टली और आइदर थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। इसका मतलब यही है कि संविधान में साफ साफ दे रखा है कि जो भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सारी की सारी गवर्नर में वेस्टेड हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि गवर्नर के थ्रू ही एग्जीक्यूटिव एक्शंस को हम कर सकते हैं, या तो गवर्नर खुद से करे या उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे उनके थ्रू किया जाता है, बट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका एक डिस्क्रिशनरी पावर भी है, वो भी हम आगे क्लास में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पावर है। बट अगर हम समझे कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, तो थोड़ा हमें सही से जानने को मिलेगा। तो गवर्नर का जो अगर हम सीन समझें तो गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इनका कोई भी इलेक्शन नहीं होता या कहीं से भी, मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे प्रेसिडेंट को हम लोग इलेक्ट करके लाते थे बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट गवर्नर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नर इज़ डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट से आप समझ ही सकते हैं कि प्रेसिडेंट कुछ भी डिसीजन तो अपना खुद से ले नहीं सकते, जो भी डिसीजन होगा दैट इज़ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। इसलिए गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी कहा जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ही काम करते हैं। अपनी मर्जी से गवर्नर साहब ज़्यादातर डिसीजंस नहीं लेते, जो भी मेजर डिसीजन होगा दैट इज़ टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर हमने ये समझ लिया कि इनको बोला जाता है बेसिकली, ये जो नॉमिनेशन है मीन्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर को जो नॉमिनेट करते हैं या जो अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कोई इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इसके करने से एक फ़ायदा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो, मतलब स्टेट को, कि गवर्नर के थ्रू वो लोग कंट्रोल करते हैं स्टेट्स को। क्योंकि जो भी अभी मैं आपको एक जैसे हमने आर्टिकल 74 पढ़ा था उस टाइम पे, प्रेसिडेंट के टाइम पे, उसमें था यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट साहब वही एडवाइस को फॉलो करेंगे। सेम केस ऐसा गवर्नर के साथ भी है। अब इनका आर्टिकल 74 था, इसमें 89 ऐड कर दोगे तो आर्टिकल 163 कहता है देयर शैल बी यूनियन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जो जाता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वही गवर्नर को एडवाइस करेंगे जो भी इनको फैसला लेना होगा। गवर्नर उनकी एडवाइस को ही फॉलो करते हैं। बट अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें गवर्नर को लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है या जो भी स्टेट गवर्नमेंट फैसला ले रही है, या फिर उनको लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या फिर जनता के जनहित में नहीं है, तो वो उस डिसीजन को नहीं मानते। उसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। डिस्क्रिशनरी का मतलब है उसमें जो भी फैसला होगा फिर वो गवर्नर का होगा, स्टेट गवर्नमेंट की बात वो उस टाइम पे नहीं मानेंगे। और डिस्क्रिशनरी मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। डिस्क्रिशनरी का सिंपल सा मतलब कि इनकी मर्ज़ी से होगा, उनकी ज़रूरी नहीं है, इनके ये बाउंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। प्रेसिडेंट साहब तो बाउंड थे संविधान द्वारा कि उनको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माननी पड़ेगी। बट गवर्नर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नर के केस ऐसा है कि इनके पास खुद डिस्क्रिशनरी पावर है कि या तो उनकी बात माने या नहीं माने। और जब भी कोई ऐसा फैसला आता है कि किसकी बात मानी जाए, सपोज़ गवर्नर बोलता है ये नहीं माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है मानी जाएगी, तो जो गवर्नर का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, उसी को फाइनल माना जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ पे नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट रहता है गवर्नर का एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट जो गवर्नर का केस है इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नर के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स है जो कि वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी क्वालिफ़िकेशंस की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में बस 2 ही क्वालिफ़िकेशंस दे रखी है कि क्या क्या हमें ज़रूरी है अगर आपको एक स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, तो मतलब आपकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सबसे पहला तो ही मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न को ही बनाया जाता है और किसी भी NRI फॉरनर्स इन सबको नहीं बनाया जाता। और दूसरा है ही मस्ट बी ग्रेटर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, इक्वल टू और ग्रेटर देन 35 ईयर्स ऑफ एज। बस ये सिंपल सी 2 ही चीज़ लिखी हैं और इनकी कुछ भी क्वालिफ़िकेशंस नहीं है कि ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट अगर हम जो हमारे अभी तक फॉलो किया जा रहा है, एक रूटीन फॉलो किया जा रहा है, या हम कह सकते हैं एक इतने सालों से जो प्रथा चली आ रही है, उसके तहत हम ये करते हैं कि गवर्नर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा देखा नहीं जाता, ज़्यादातर जुड़े ही रहते हैं, बट उनका जिस स्टेट में अपॉइंट किए जाते हैं उस स्टेट से कोई नाता नहीं होना चाहिए ज़्यादा मेजर, ताकि वो न्यूट्रल रहें, वहाँ पे न्यूट्रल डिसीजन ले सकें और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस ना हो। बट हम देखते हैं ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसा लिखा नहीं है, ये बस एक प्रथा चली आ रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन में बस 2 ही चीज़ लिखी है कि 35 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा होना चाहिए और सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जैसे प्रेसिडेंट साहब को तो इलेक्ट भी करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो हमने जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, जो भी हमने ये फॉलो किया है फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, ये हमने कनाडा गवर्नमेंट से बोरो किया, यानी कनाडा की जो भी सरकार, हमने कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया, नॉट गवर्नमेंट। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने ये चीज़ फॉलो की है, क्योंकि वहाँ पे भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। और दूसरी बात, आर्टिकल 159 जो है हमारे संविधान का, ये कहता है, ये इसमें डिस्क्राइब है ओथ ऑफ गवर्नर। जैसे हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था आर्टिकल 60 के अंदर कि राष्ट्रपति जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा शपथ दिलाई जाती है बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस। ऐसे ही सेम केस गवर्नर के साथ भी है। आर्टिकल 159 है, वो ओथ की डेफिनेशन दे रखी है उसमें आर्टिकल 159 में, और इनकी भी डेफिनेशन वही है जो राष्ट्रपति साहब की थी, यानी कि टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी इन्हीं 3 चीज़ों को, मतलब ये जो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड की ओथ, इनको कौन दिलवाता है? उनको तो राष्ट्रपति साहब को दिलवाते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर है चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट।
मतलब हाई कोर्ट। सपोज़ अगर बिहार के या यूपी, सपोज़ यूपी के हमें राज्यपाल नियुक्त करने हैं, तो वहाँ पर जो भी इनकी शपथ होगी वो शपथ दिलाएंगे यूपी को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब। और प्रेसिडेंट के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर सपोज़ वो इलेक्ट होके आते हैं तो वो इतनी आसानी से उनको निकाला नहीं जाता। उनको निकालने का हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस समझा था आर्टिकल 61 के तहत, जो कि थोड़ा सा मतलब मुश्किल है प्रेसिडेंट साहब को निकालना, बट गवर्नर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नर के लिए बस एक लाइन लिखी हुई है, दैट एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है कि जब प्रेसिडेंट साहब चाहें गवर्नर को उनकी पद से हटा सकते हैं, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्लेजर का मतलब सिंपल सा है, राष्ट्रपति साहब का नहीं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इनको, राष्ट्रपति साहब को जो भी एड एंड एडवाइस करता है उसी के तहत ये यहाँ पर गवर्नर साहब को उनके पद से हटाया जाता है। और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी केंद्र में सरकार रहती है उनकी मर्जी चलती है, इसलिए गवर्नर को एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की मर्जी से हटते हैं और उन्हीं की मर्जी से नियुक्त भी किए जाते हैं। अब हम गवर्नर के बारे में अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, गवर्नर को वैसे जनरली 5 साल के लिए रखा जाता है, बट कभी भी इनका ट्रांसफ़र किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे करवा देती है, कर सकती है। राष्ट्रपति को एडवाइस करती है, राष्ट्रपति साहब उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब गवर्नर के साथ एक केस ये भी है कि सपोज़ अभी सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जितने भी स्टेट्स में गवर्नर हैं, सपोज़ कहीं पे कांग्रेस की गवर्नमेंट भी है किसी स्टेट में, तो बट जो गवर्नर भेजे जा रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही भेजे जाते हैं। तो इसलिए जब भी सेंटर में सरकार बदलती है ना, सपोज़ अभी बीजेपी की है, अब अगर कुछ साल बाद किसी और पार्टी की आती है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार बनाती है, तो वो फिर गवर्नर चेंज करने स्टार्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना एजेंट चाहिए हर एक स्टेट में टू कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी केंद्र में सरकार बदलती है, काफ़ी सारे स्टेट्स के काफ़ी सारे स्टेट्स के गवर्नर्स को हटा दिया जाता है उनके पद से, और कुछ गवर्नर तो अपने आप ही रेजिग्नेशन दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अभी उनको हटाने ही वाले हैं, तो इससे अच्छा वो रिज़ाइन करके ही अपना चले जाते हैं। और गवर्नर का अगर हम देखें, गवर्नर का पद के बारे में समझें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। जैसे ये राष्ट्रपति केंद्र में है, वैसे ही गवर्नर की पोजीशन स्टेट में डिफाइन की गई है। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सारे के सारे अपॉइंट बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करें, तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 हमें कहता है एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट। तो एडवोकेट जनरल का मतलब होता है द सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर, यानी कि सबसे बड़ा एडवोकेट जो होगा उस स्टेट का, वो जो एडवोकेट जनरल का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कोर्ट में। जैसे अगर सपोज किसी गवर्नमेंट का केस चलता है, तो उनकी तरफ से जो वकील होता है उसको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं। तो ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं, इनका भी जो अपॉइंटमेंट होता है दैट इज़ डन बाय द गवर्नर। देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके मेंबर्स के भी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, अपॉइंटमेंट तो गवर्नर साहब करते हैं, बट जो इनका रिमूवल होता है, यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट इनका गवर्नर साहब करते हैं, बट गवर्नर साहब उनको रिमूव नहीं कर सकते। दैट इज़ डन बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक ये इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि गवर्नर साहब सिर्फ अपॉइंटमेंट करते हैं उन लोगों की, बट रिमूवल जो होता है उनका वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और भी जैसे ये तो 2 चीज़ हो गई अपॉइंट, एक और जैसे डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना हो तो वो भी गवर्नर साहब करते हैं, गवर्नर जी, बट विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट।
अब हम अगर वीटो पावर के बारे में समझने की कोशिश करें, जैसे हमने प्रेसिडेंट के टाइम पे समझा था वीटो पावर, कि अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट में पेश होता था तो राष्ट्रपति साहब उसको या तो उस पर एसेंट दे देते थे या विदहोल्ड कर लेते थे या फिर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देते थे। ऐसे सेम केस गवर्नर के साथ भी है। सपोज स्टेट विधानसभा, मतलब विधानसभा बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, यूपी की विधानसभा अगर कोई बिल पास करना चाहती है तो उनके साथ भी वही होता है। अगर विधानसभा ने बिल पास किया तो एक्ट तभी बनता है जब गवर्नर साहब उस पर साइन करें, यानी कि एसेंट होना ज़रूरी है गवर्नर साहब का। गवर्नर साहब की भी मर्ज़ी होती है भाई कि वो उस बिल को अप्रूव करें या डिसअप्रूव करें, वो तो उनकी मर्ज़ी हो गई। तो उनके साथ भी तीन वही जैसे राष्ट्रपति साहब के साथ थे वैसे इनके साथ भी है। आर्टिकल इसमें है उनका था आर्टिकल 111 और इनका है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 है वीटो पावर गवर्नर साहब की। अब आर्टिकल 200 में क्या किया है, सेम वही, या तो विदहोल्ड कर लेंगे, दूसरा था रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देंगे। इफ़ इट इज़ नॉट अ मनी बिल, अगर मनी बिल होता है तो वो रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि मनी बिल वैसे भी गवर्नर साहब की प्रायर रिकमेंडेशन से ही प्रस्ताव रखा जाता है विधानसभा में। अब यहाँ पर अगर हम समझे रिकन्सिडरेशन में, वहाँ पर था प्रेसिडेंट साहब का कि अगर वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं और पार्लियामेंट दोबारा से भेज देता है तो ही इज़ बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू असेंट दैट बिल। सेम क्लॉज यहाँ पर भी है गवर्नर साहब के साथ भी। अगर विधानसभा ने वापस से भेज दिया उसी बिल को तो गवर्नर हैज़ टू गिव हिज सिग्नेचर टू दैट बिल। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज ये है अंडर आर्टिकल 201 इसमें ये है, सपोज या तो ये रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं या अपना एसेंट देख सकते हैं गवर्नर साहब। बट अंडर आर्टिकल 201 इनके पास एक पावर होती है कि विधानसभा के किसी बिल को रिज़र्व कर सकते हैं। रिज़र्व का मतलब है कि वो रख लेते हैं अपने पास और बोलेंगे कि मैं राष्ट्रपति महोदय को दिखा के अप्रूवल लूँगा पहले, यानी कि वो उस बिल को संभाल के रख लेंगे अपने पास फॉर द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट साहब को दिखाने के लिए उस बिल को वो रख लेते हैं। फिर यहाँ से इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। सपोज उन्होंने आर्टिकल 201 के तहत बिल को रिजर्व कर लेगी, प्रेसिडेंट साहब इस पे एसेंट देंगे या अप्रूव करेंगे, डिसअप्रूव करेंगे, जो भी है, तो फिर यहाँ से गवर्नर का रोल ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ से प्रेसिडेंट साहब का रोल शुरू हो जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सपोज़ प्रेसिडेंट साहब के पास गवर्नर ने वो बिल भेजा जो विधानसभा के थ्रू आया था, तो जो प्रेसिडेंट महोदय हैं इस बिल को वापस भेज सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी विधानसभा में वापस से भेज सकते हैं उस बिल को। तो उससे क्या होगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास टाइम लिमिट है 6 महीने की, कि उनको 6 महीने के अंदर जो प्रेसिडेंट साहब ने वापस भेजा उसको मॉडिफाई करके, चेंज करके, अमेंड करके, जो भी उनको करना हो वापस से राष्ट्रपति साहब के पास भेजेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि राष्ट्रपति साहब अब बाउंड नहीं है, उन्होंने बेशक दोबारा भेजा हो रिकन्सिडर के बाद भी, बट राष्ट्रपति साहब की अभी भी मर्जी है कि उस बिल को अपना सिग्नेचर दें या ना दें, अप्रूव करें या ना करें। पार्लियामेंट के केस में अलग था, पार्लियामेंट अगर भेज देता था कोई बिल तो राष्ट्रपति साहब को साइन करना ही पड़ता था जब दोबारा भेजता था। बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति साहब यानी प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू असेंट दैट बिल। ओके, तो यहाँ पर एक यही इम्पॉर्टेंट क्लॉज था। और सपोज जैसे वापस भेजते प्रेसिडेंट साहब स्टेट लेजिस्लेचर के बाद, तो जब स्टेट लेजिस्लेचर वापस भेजती है राष्ट्रपति महोदय के पास, तो उस टाइम उसमें गवर्नर का रोल ख़त्म हो जाता है, वो लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नर के थ्रू जाएगा, डायरेक्ट राष्ट्रपति साहब के पास वो बिल भेज दिया जाता है। ऐसे ही हमने गवर्नर की वो भी पढ़ लिए थे हमने लास्ट क्लास में, आर्टिकल 161 के तहत जो हमने पढ़ा था, पार्डनिंग पावर ऑफ, जो कि प्रेसिडेंट के साथ हमने कंपेयर करके पढ़ लिया था। बस 2 एक्सेप्शंस थे इसके अंदर कि ये या मार्शल कोर्ट के उसमें अपना कुछ भी नहीं कर सकते, मार्शल कोर्ट की जजमेंट को छेड़ नहीं सकते, और दूसरा क्लॉज था कि डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, कम्यूटेट कर सकते हैं, मतलब कि अगर फांसी की सजा है तो उसको उम्र कैद दे दी जाए, बट कम्प्लीटली माफ़ नहीं कर सकते डेथ सेंटेंस को। ये गवर्नर साहब के पास 2 एक्सेप्शंस थे कि वो
प्रेसिडेंट से 2 एक्सेप्शन, मतलब जो प्रेसिडेंट के पास थे वो 2 क्वालिटीज़ इनके पास नहीं थे। बाकी तो हमने लगभग चीज़ें समझ ही ली थी। प्रेसिडेंट के साथ भी हमने कंपेयर करके देख लिया था। जैसे एक चीज़ हमने देखी थी, आर्टिकल 213 भी हमने उसी टाइम पढ़ लिया था, दैट इज़ ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर के बारे में मैंने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में कि जब विधानसभा सेशन में नहीं होता तो एमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नर साहब कोई भी एक्ट लागू कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए कोई भी कानून को वो बना सकते हैं। उसके बाद विधानसभा जब आती है तो उनकी मर्ज़ी है कि उस एक्ट को अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो एक्ट ही रहता है, नहीं किया तो फिर वो वहीं पे लैप्स कर जाता है बिल, जो भी होता है उनका। तो बस गवर्नर के बारे में इतनी सी बातें हैं, बाकी इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है। एक राज्य के अंदर जैसे एक पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति साहब की रिस्पेक्ट रहती है, वैसे एक स्टेट के अंदर गवर्नर साहब की रिस्पेक्ट रहती है। ओके, तो आई थिंक इतना ही है इनके इस टॉपिक में। मेन मैंने सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। बाकी जो भी कुछ 1-2 चीज़ें अगर बाई चांस रह गई हो तो हम क्वेश्चंस के थ्रू बाद में कभी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने समझा कि इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स वही हैं कि सारी की सारी पावर्स वेस्टेड हैं गवर्नर के अंदर। ये अपनी डिस्क्रिशनरी पावर भी यूज़ कर सकते हैं जब इनका मन चाहे, और इनका ही डिसीजन फाइनल होता है। स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन इनके डिसीजन के आगे नहीं माना जाता अगर बात आती है डिस्क्रिशनरी पावर्स की। और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और इसी एजेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करती है अपने गवर्नर के थ्रू। और एक बात, हाँ, अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन आप लोगों ने सुना होगा आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356, तो वो जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो भी गवर्नर की रिपोर्ट पे लगाया जाता है। गवर्नर साहब एक रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि यहाँ पे संविधान को सही से फॉलो नहीं किया जा रहा इस राज्य में, कृपया यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ऐसा वो चिट्ठी बना के प्रेसिडेंट हाउस में भेजते हैं। देन प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट। हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया है कि किसी स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उन सब के चांसलर भी गवर्नर साहब ही रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं एक स्टेट के अंदर, उन सब के चांसलर गवर्नर होते हैं, और उनके जो वाइस चांसलर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट गवर्नर साहब ही करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी सी क्लास हमने रखी आज की। बाकी अगली क्लास का टॉपिक हम देखते हैं क्या है। जल्दी नए टॉपिक के साथ आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे। ऐसे ही आगे भी हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।